हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस की फुल प्रिपरेशन कराते हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। हेल्पफुल इसलिए होती है क्योंकि हम लोग पढ़ते ही इसी तरीके से हैं, पहले थ्योरीज पढ़ते हैं, फिर एमसीक्यू सॉल्व करते हैं और फिर वन लाइन में सॉल्व करते हैं। और जब इस तरीके से होलिस्टिक वे में पढ़ाई होती है तो एग्जाम में एग्जीक्यूट करने के लिए काफ़ी आसान हो जाती है। और अमूमन जो लोग तैयारी करते हैं वो इन सब चीज़ों को फॉलो बिल्कुल नहीं करते हैं, इसीलिए वो सिलेक्शन से काफ़ी समय तक दूर रहते हैं, क्योंकि चीज़ें उनको लॉन्ग टाइम तक याद भी नहीं रहती हैं। दोस्तों हमारा एसएससी में सिलेक्शन हुआ, हमारा रेलवे में सिलेक्शन हुआ, हमने यूपी पीसीएस का इंटरव्यू दिया, तो उसमें इन सब चीज़ों का बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान है। इसीलिए ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने भी शेयर करते हैं। दोस्तों हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट की क्लास से लेकर के भाग 14 तक इसी प्रकार से पढ़े हैं, थ्योरीज, एमसीक्यूज और वन लाइन। भाग 14 का की आज क्लास होगी अधिकरण के संबंध में प्रश्नोत्तर की क्लास होगी, एमसीक्यूज की क्लास है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं। और एक बार फिर एमसीक्यूज के सहारे आपका पूरा 14 का आपका रिवाइज हो जाएगा। अगर आप लोगों ने पहले के सेशंस नहीं देखे हैं, जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अधिकरण हमारे संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित है? तो अधिकरण किन अनुच्छेदों में निहित है? अनुच्छेद 323 का से 323 खा के बीच में, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है, ये भाग 14 का में है, ठीक है। अब अनुच्छेद 308 से 323 में क्या है? केंद्र और राज्य के अधीन सेवाएं, ठीक है। ये 308 से 323 में है, मतलब भाग 14 में है, ठीक है। भाग 14 में क्या है? अनुच्छेद 308 से 323 के बीच में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं हैं। उसके पहले आता है भाग 13। भाग 13 हमारा है अनुच्छेद 301 से 307 के बीच। 301 से 307 के बीच में क्या है? भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है, ये हो गया। अब अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300 का तक भाग 12 आ जाता है, और भाग 12 में क्या है? वित्त, संपत्तिवाद और संविधान। ये चार चीज भाग 12 में ध्यान रखनी है। और भाग 13 में तीन चीज ध्यान रखनी है, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ठीक है। भाग 12 अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300 का तक है, वित्त, संपत्तिवाद और संविधान, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है। और भाग 12 के ही अनुच्छेद 264 से 293 के बीच में है केंद्र और राज्य के मध्य आर्थिक संबंध। अब केंद्र और राज्य के मध्य में तीन संबंध हम लोग पढ़ते हैं, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और आर्थिक संबंध। पहले के सेशन में पढ़ चुके हैं। विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से 255 तक है, भाग 11 में है, केंद्र और राज्य के बीच संबंध, ठीक है। भाग 11 में क्या है? केंद्र और राज्य के बीच संबंध। अनुच्छेद 245 से 255 में विधायी संबंध। फिर अनुच्छेद 256 से 263 में प्रशासनिक संबंध है, ये भाग 11 है। 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंध है, ये 263 तक, मतलब अनुच्छेद 245 से 263 तक भाग 11 आ जाता है। फिर 264 से 300 का तक भाग 12 आ जाता है। फिर 301 से 307 तक भाग 13 आ जाता है। 308 से 323 तक भाग 14 आ जाता है। और 323 का से 323 का तक भाग 14 का आ जाता है अधिकरण, दोस्तों, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से इतना सब कुछ आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक। दूसरा है, अधिकरण हमारे संविधान के किस भाग में निहित है? तो अधिकरण हमारे संविधान के भाग 14 का में निहित है। भाग 14 में क्या है? संघ और राज्य के अधीन लोक सेवाएं। भाग 13 में क्या है? व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है। भाग 12 में क्या है? वित्त, संपत्तिवाद और संविधान, ठीक। ये चीज ध्यान देनी है। तीसरा है, अधिकरण हमारे संविधान के किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए? किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए अधिकरण? तो अधिकरण हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए। और कौन सी समिति ने अधिकरण को हमारे संविधान में जोड़ने के लिए अनुशंसा की थी? तो हम लोग पढ़ चुके हैं कौन सी समिति ने। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो जवाब भी दिया करिए, ठीक है। आगे आगे जवाब देते रहेंगे, जहां पढ़ रहे हैं, जहां देख रहे हैं, तो उससे चीजें आपको रिवाइज होंगी और आप लगे रहेंगे पढ़ाई में, ठीक है। ये चीज हो जाती है। तो कौन सी समिति ने अनुशंसा की थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने अनुशंसा की थी। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने किस और प्रावधान को संविधान में जोड़ने की अनुशंसा की थी, ये चीज आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक। चौथा है, अधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? अब ऊपर का क्वेश्चन है, अधिकरण हमारे संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़े, लेकिन जो अधिकरण का गठन किया गया था 1985 में, ठीक है। और पूछा जाता है कौन सी सरकार थी उस समय? तो राजीव गांधी की सरकार,
थी। ठीक है, ये चीज है। पांचवा है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 323 का में। ठीक है, अनुच्छेद 312 में क्या है? नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन। ठीक है, तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करता है? नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार किसको है? संसद को है। और संसद को कब है? जब राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संकल्प पास कर देती है, वो भी राष्ट्रीय हित में, तब संसद को अधिकार मिल जाता है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का। ठीक, ये हो गया। अनुच्छेद 315 में क्या है? संघ और राज्य के अधीन लोक सेवाएं हैं। ठीक है, अनुच्छेद 323 में क्या है? अब संघ की लोक सेवा हो गई, लोक सेवा आयोग हो गया, राज्य की लोक सेवा आयोग हो गया, और अगर 2 या 2 से अधिक राज्य के संयुक्त लोक सेवा आयोग है तो इनके अध्यक्ष होते हैं। जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं, वो संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक प्रतिवेदन जो होता है, मतलब वार्षिक रिपोर्ट जो होता है, वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, वो अपना जो रिपोर्ट है, वार्षिक रिपोर्ट है, वो उसको राज्यपाल को सौंपते हैं। ठीक है, अब राष्ट्रपति उसको संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाते हैं और राज्यपाल विधानमंडल के, मतलब संबंधित विधानमंडल के सदन में रखवाते हैं। ठीक है, और अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल उस दिए गए रिपोर्ट को अस्वीकार कर देते हैं तो उस अस्वीकार करने का कारण उनको बताना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज हो गया अनुच्छेद 323। ठीक, सिक्स्थ है अनुच्छेद 323 का के द्वारा स्थापित केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण किसके विवादों का सुलझाने का कार्य करता है? हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके विवादों को सुलझाने का काम नहीं करता है। ठीक है, लेकिन इसमें पूछ रहा है किसके विवादों को सुलझाने का कार्य करते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सचिवालयों का विवाद नहीं सुलझाते हैं। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। उच्चतम न्यायालय के कर्मचारी और अधिकारी और कार्यालय इनसे दूर हैं, ये इनके कार्यक्षेत्र में नहीं आते, तो इनका भी नहीं करता है। राज्य विधानमंडल और संसद के कार्मिक समूह भी इनसे दूर है, नहीं आते हैं। सैन्य सेवाओं के सिविल कर्मचारी आते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक, सातवां है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन कौन करता है? तो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन केवल और केवल संसद करती है, ये चीज ध्यान में रखनी है। अगला है प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम संसद के द्वारा कब पास किया गया? अब प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम संसद के द्वारा 1985 में पास किया। अब यही प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम के तहत 3 प्रकार के अधिकरणों के गठन का प्रावधान किया गया था। एक केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण, एक राज्य प्रशासनिक प्राधिकरण और एक संयुक्त राज्य प्रशासनिक प्राधिकरण। लेकिन 2 ही प्राधिकरण का गठन किया गया है, संघ प्रशासनिक प्राधिकरण और राज्य प्रशासनिक प्राधिकरण का गठन किया गया। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। अगला है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण किन व्यक्तियों की नियुक्ति और सेवा की शर्त संबंधी विवाद का न्याय निर्णय करता है? अब इसमें पूछा किसका करता है, तो जो रक्षा बल के सदस्य के रूप में नियुक्त होते हैं इनका तो नहीं करता, हम लोग पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा तो जाके जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास करना, आपको चीजें एक बार में याद हो जाएंगी, क्योंकि एक ही क्लास में चीजों को कई बार रिवाइज कराया जाता है। ठीक, इसका नहीं होगा, ए नहीं होगा। उच्चतम न्यायालय के किसी उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के अधिकारी या कर्मचारी नियुक्त हैं, ये भी नहीं है, क्योंकि ये इनसे मुक्त होते हैं। अर्धसैनिक बल तथा सशस्त्र सेनाओं के सदस्य अधिकारी ये भी मुक्त होते हैं, केवल इनके सिविल कर्मचारी आते हैं। ठीक है, ये चीज जो अभी ऊपर के क्वेश्चन में मिला। संघ के कार्यकलापों से जुड़े लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्त हैं जो लोक सेवक, वो आ जाते हैं इनके अधिकार क्षेत्र में। तो लोक सेवक या कर्मचारी जो होते हैं वो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इनके इन कर्मचारियों के मतलब वेतन भत्ते, ट्रांसफर, स्थानांतरण, प्रमोशन, डिमोशन, इनके बारे में ये सब विवादों को सुलझाने का काम करते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। अगला है केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश के विरुद्ध याचिका कहां दायर की जा सकती है? अब केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन किया गया, वो इन विवादों को सुलझाता है। अब कोई विवाद था, विवाद आया, विवादों पर निर्णय दिया, अब कोई सदस्य विवादों के निर्णय पर संतुष्ट नहीं है तो वो अपना याचिका कहां दायर कर सकता है? इसके विरुद्ध, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के विरुद्ध, तो वो
सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में कर सकता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। लेकिन वो प्रथमतः उच्च न्यायालय में ही जाएगा, ठीक है, उच्च न्यायालय या उसके किसी खंडपीठ में जाएगा, फिर वहां से अगर उस न्याय को चुनौती देनी होगी, उस निर्णय को चुनौती देनी होगी, फिर वो वहां से सर्वोच्च न्यायालय जाएगा। मतलब एक क्रम है, पहले प्रशासनिक प्राधिकरण के पास, फिर वहां से उच्च न्यायालय के पास, फिर उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के पास, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रशासनिक अधिकरण या केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश के विरुद्ध याचिका कहां दायर की जा सकती है, तो आंसर में दोनों आएगा। लेकिन अगर पूछा जाए तो प्रथमतः कहां दायर की जा सकती है, तो उच्च न्यायालय आंसर दे सकते हैं, ठीक, ये चीज हो गई। अगला है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का अध्यक्ष कौन हो सकता है। अब केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन किया गया, गठन कौन करती है, केवल संसद करती है। अब उसका कोई अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष कौन होता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, उच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है अध्यक्ष, ठीक है। और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ये अर्ध न्यायिक संस्थान है, ठीक है, क्योंकि इसमें उच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के साथ साथ प्रशासनिक अनुभव वाले भी सदस्य होते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ऊपर देख चुके हैं। मतलब यहां से क्वेश्चन और बन सकता है, क्वेश्चन से क्वेश्चन, कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन कौन करता है, तो गठन संसद करेगी, लेकिन उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो उनके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अब इसी लाइन से एक अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्र मतलब सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसकी सलाह पर की जाती है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण है तो किसकी सलाह पर की जाएगी, सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर, ठीक है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई के सलाह पर की जाती है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, ये चीज हो गया। अगला है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, तो अधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक। 14वां है, अच्छा जैसे इसका क्वेश्चन, जैसे हम क्वेश्चन पढ़े तो इस क्वेश्चन को आप लोग स्टॉप कर लीजिए, फिर स्टॉप करके बाद मन में आंसर सोचिए इसका क्या हो सकता है, फिर ऑन करिए, फिर देख लीजिए वीडियो, फिर इसका आंसर मिला लीजिए, ठीक। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राज्य प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। अब देखिए सदस्यों की नियुक्ति चाहे वो राज्य प्रशासनिक अधिकरण हो, चाहे वो संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण हो, चाहे वो संघीय प्रशासनिक अधिकरण हो, उनके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, हम लोग थ्योरी की क्लास में देख चुके हैं। अगला है राज्य प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसके परामर्श पर की जाती है। अब देखिए राज्य प्रशासनिक अधिकरण है तो राज्य प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, कोई सा भी प्रशासनिक अधिकरण हो उसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ये ध्यान दीजिए। अब राज्य प्रशासनिक अधिकरण है तो किसके परामर्श पर की जाएगी, तो यहां पर ध्यान देना है भारत के मुख्य न्यायाधीश तो होंगे ही होंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह पर राज्य प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, अभी ऊपर देख चुके हैं, तो 16वें का आंसर डी हो जाएगा और इसका उत्तर माला भी हमने नीचे दे दिया है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं, 16 क्वेश्चन इसमें हो गए हैं, अब अगला बढ़ते हैं हम लोग शीघ्र अवलोकन की तरफ। शीघ्र अवलोकन मतलब वन लाइनर, भाग 14 का अधिकरण है, ठीक है। इन सब का पीडीएफ दोस्तों हम लोग जीएस वाले भैया के टेलीग्राम ग्रुप पर भेज देते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है इसका, अधिकरण का उल्लेख हमारे संविधान के किस भाग में किया गया है, तो किस भाग में किया गया है अधिकरण का उल्लेख, भाग 14 का में किया गया है, ठीक है। दूसरा है अधिकरण संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं अनुच्छेद 323 का से 323 खा तक। अगला क्वेश्चन है क्या मूल संविधान में अधिकरण का प्रावधान किया गया था, तो मूल संविधान में अधिकरण का प्रावधान नहीं किया गया था। कब किया गया अधिकरण का प्रावधान, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रावधान किया गया, लेकिन प्रशासनिक अधिकरणों का गठन कब किया गया, गठन 1985 में किया गया। और ये जो संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो ये किसकी समिति की सलाह पर जोड़ा गया, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सलाह पर जोड़ा गया, ठीक है। अगला हो गया केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है,
तो संविधान के अनुच्छेद 323 का में है। ठीक है, अगला है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन किसके द्वारा किया जाता है? गठन किसके द्वारा किया जा रहा है? उनके सदस्यों की नियुक्ति नहीं, गठन हमेशा संसद के द्वारा किया जा रहा है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का दोस्तों। ठीक, ये चीज ध्यान देना है। अब केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का अध्यक्ष कौन हो सकता है? तो अध्यक्ष कौन होता है? उच्च न्यायालय का वर्तमान न्यायाधीश हो सकता है या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकता है। ठीक है, अगला है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, और जो भी हो पहले हो। ठीक है, मतलब जो भी पहले हो जाए वो माना जाएगा। अगला है क्या केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण 1908 की सिविल प्रक्रिया संहिता के द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं से बाध्य है? नहीं बाध्य है। ये प्राकृतिक नियमों पर आधारित निर्णय देती है, और जो 1908 की सिविल प्रक्रिया संहिता है इसके तहत न्यायालय बाध्य होते हैं। न्यायालय इन्हीं प्रक्रियाओं को फॉलो करके न्याय निर्णय करती है। ठीक, ये चीज हो गया। अगला है अधिकरण को हमारे संविधान में किस अनुच्छेद मतलब किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो अभी ऊपर एक्सप्लेनेशन में देख चुके थे, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला है प्रशासनिक अधिकरण किस सिद्धांत के द्वारा निर्देशित होते हैं? अभी ऊपर देख चुके थे, तो प्रशासनिक अधिकरण 1908 की सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम के तहत बाध्य नहीं होते हैं, तो ये प्राकृतिक नियम के सिद्धांत द्वारा अपने निर्णयों को निर्देशित करते हैं, मतलब निर्णयों को सुनाते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है। अगला है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन नहीं पूछा, गठन तो संसद करेगी, उसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, ध्यान देना है। क्या वादी स्वयं या एक वकील के माध्यम से उपस्थित हो सकता है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष? तो ये उपस्थित हो सकता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला है अधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? तो अधिकरण का गठन हम लोग देख चुके 1985 में किया गया। किसकी सरकार में? राजीव गांधी की सरकार में। और किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया 1976 में। कौन सी समिति ने अनुशंसा की थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने अनुशंसा की थी। तो देखिए यही एक चीज कितनी बार रिवाइज हो गई जब से अभी पढ़ रहे हैं। ये 15, 16, 17 मिनट की क्लास में 5 से 6 बार रिवाइज हो गया। यही जब आप थ्योरी देखेंगे और सारी चीजें देखेंगे तो चीजें आपको 1-2 बार में सब याद हो जाएगी। नहीं तो लोग ऐसे 3-3, 4-4, 5-5 साल तैयारी करते हैं, उनको एक अनुच्छेद तक नहीं याद होता है। ठीक है, तो इस तरीके से पहले थ्योरीज, फिर एमसीक्यूज, फिर वन लाइनर, ऐसे पढ़ा करिए। ठीक, अब देखिए अगला है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ऊपर पढ़ चुके हैं, लेकिन किसकी सलाह पर की जाती है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है अधिकरणों का गठन 1985 में किसकी सरकार के तहत किया गया? तो अभी ऊपर एक्सप्लेनेशन में देख चुके हैं, राजीव गांधी की सरकार में। ठीक, अगला है क्या पीड़ित लोक सेवक या पीड़ित लोक सेवक जो होता है प्रशासनिक अधिकरण के द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध संबंधित उच्च न्यायालय में गए बिना सीधे उच्चतम न्यायालय में याचिका दे सकता है? तो नहीं दे सकता है। ऊपर एक्सप्लेनेशन में देख चुके हैं, प्रथमतः उच्च न्यायालय में जाएगा, फिर वहां से अगर वो असंतुष्ट होता है तो सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्देशों के खिलाफ, के निर्णय के खिलाफ याचिका कहां दायर की जा सकती है? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों आंसर होगा। लेकिन जब प्रथमतः पूछा जाएगा कहां दायर की जा सकती है तो उच्च न्यायालय होगा। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। अगला है राज्य प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो कोई भी प्रशासनिक अधिकरण हो, तो चाहे राज्य प्रशासनिक अधिकरण हो, चाहे संयुक्त राज्य प्रशासनिक अधिकरण हो, चाहे संघ प्रशासनिक अधिकरण हो, उनके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे। ठीक, अगला है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरणों के निर्णय के विरुद्ध अपील कहां की जा सकती है? तो निर्णय के विरुद्ध अपील उच्चतम न्यायालय में भी की जा सकती है और उच्च न्यायालय में भी की जा सकती है, लेकिन प्रथमतः केवल और केवल उच्च न्यायालय में की जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, दोनों में की जा सकती है। अगला है राज्य प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यही कह दिया एक। और राष्ट्रपति के द्वारा किसकी सलाह पर की जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर तो की जाएगी, वो तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन राज्य है तो संबंधित राज्य के राज्यपाल भी आ जाएंगे इसमें। ठीक, तो इसका आंसर ये हो जाएगा।
अगला है अन्य अधिकरण के गठन का प्रावधान। अब जैसे हम लोग देखते हैं एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये अन्य अधिकरण आ जाते हैं। आयकर अधिनियम, आयकर प्राधिकरण 1961 है कि नहीं, तो ये अन्य अधिकरण में आ जाते हैं। ठीक है, व्यापार के संबंध में कोई अधिकरणों का गठन किया गया तो ये अन्य अधिकरण में आ जाएंगे। ठीक, तो अन्य अधिकरणों के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 323 खा के तहत किया गया है। ठीक, और 323 का में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और राज्य प्रशासनिक अधिकरणों के गठन की बात की गई है। ठीक, मतलब अनुच्छेद 323 का में प्रशासनिक अधिकरण और अनुच्छेद 323 का में अन्य अधिकरण के गठन की बात की गई है। 21वां है अधिकरण किस प्रकार का निकाय है, तो अधिकरण अर्ध न्यायिक निकाय है। अर्ध न्यायिक निकाय कैसे कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, वो उच्च न्यायालय का या तो वर्तमान न्यायाधीश या तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। एक तो ये न्यायिक हो गया, ठीक है, और इसके जो सदस्य लोग या अन्य सदस्य होते हैं वो प्रशासनिक अनुभव वाले होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको अर्ध न्यायिक कहा जाता है। और ये जो निर्णय देता है, निर्णय 1908 की सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत नहीं देता है जैसे न्यायालय देती है, ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर निर्णय देता है, इसीलिए इसको अर्ध न्यायिक निकाय कहते हैं। नहीं देखे हैं थ्योरी, जाके जरूर देखिएगा, अधिकरण और न्यायालय के बारे में डिफरेंस भी पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है अन्य अधिकरण का गठन कौन कर सकता है। अन्य अधिकरण का गठन संसद कर सकती है और राज्य विधानमंडल दोनों कर सकते हैं। दोनों अपनी अधिकारिता के भीतर अधिनियम पारित करके कर सकते हैं। अब संसद भी कर सकती है, राज्य विधानमंडल भी कर सकती है। अब हम लोग पढ़े होंगे 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या क्या है, केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो जो केंद्रीय सूची का विषय होगा उस संबंध में अगर कोई अधिकरण का गठन किया जाएगा तो संसद करेगी, और अगर राज्य सूची के संबंध में कोई विषय होगा और उस विषय के संबंध में अगर अधिकरण का गठन होगा तो राज्य करेगी, राज्य विधानमंडल करेगी। ठीक, और जिस राज्य से संबंधित होगा वो राज्य विधानमंडल करेगी। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। अगला है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है। जो भी दोनों में से पहले पूरा हो जाता है वो मान लिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने आज पूरे एमसीक्यूज और वन लाइनर क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको पूरा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऊपर की क्लास ये देखिए, न्यायालय मतलब न्यायालय और प्रशासनिक अधिकरण में क्या अंतर है। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, और उसके बाद ऊपर के प्रावधान क्या होते हैं, संवैधानिक प्रावधान, ये सब पूरे बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा जाके जरूर देखिएगा, और इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप पर, जीएस वाले भैया के टेलीग्राम ग्रुप पर भेज देते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा, और सेव वाटर सेव लाइफ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।